हेलो स्टूडेंट्स। भारत में चुनाव प्रक्रिया और चुनाव से संबंधित मुद्दों के विषय में अपनी चर्चा को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो भारत में विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाओं के चुनाव के समय प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनका अनुसरण किया जाता है। चुनाव से जुड़े मुद्दे कौन से हैं और उन मुद्दों पर संविधान का, कानून का रुख क्या है, व्यवहार में उनकी स्थिति क्या है। आप जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के संचालन, उसके निरीक्षण का दायित्व संविधान के द्वारा एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। संविधान का अनुच्छेद 324 ये व्यवस्था करता है। जहां तक चुनाव की प्रक्रिया का प्रश्न है, ये एक व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें नामांकन, चुनाव अभियान और वास्तविक मतदान सब कुछ सम्मिलित है। नामांकन से लेकर मतदान तक कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, कौन से मुद्दे उसमें उपस्थित होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि चुनावों में मत देने का अधिकार भारत के सभी वयस्क नागरिकों को प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाते हुए। चुनाव की प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न है निर्वाचन सूची का। निर्वाचन सूची यानी मतदाता सूची, जिसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पंजीकृत होते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने वोटिंग राइट का प्रयोग तभी कर सकता है जब उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन सूची में उसका नाम दर्ज हो। वयस्क होते हुए भी और सारी योग्यताओं को पूरा करने के बाद भी कोई व्यक्ति मतदान से वंचित रह सकता है यदि उसका निर्वाचन सूची में नाम नहीं है। तो इस निर्वाचन सूची को हर वर्ष अद्यतन किया जाता है, अप टू डेट किया जाता है, क्योंकि कुछ नए मतदाता इसमें शामिल होते हैं जो उस वर्ष 18 वर्ष की उम्र प्राप्त किए हुए नागरिक होते हैं, उनको उस निर्वाचन सूची में शामिल कर दिया जाता है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य निर्वाचन क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां पर बस जाते हैं। ऐसे लोगों को उनका नाम पुरानी निर्वाचन सूची से हटा दिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र की उस सूची से हटा दिया जाता है जिस निर्वाचन क्षेत्र के वो अब तक निवासी रहे थे। फिर जिस नए निर्वाचन क्षेत्र में उनकी एंट्री हुई है, वहां की निर्वाचन सूची में उनका नाम दर्ज किया जाता है। जनप्रतिनिधित्व कानून जो 1950 में बनाया गया था, उसकी धारा 13B के अनुसार निर्वाचन सूची को तैयार करने का कार्य और उसमें संशोधन का कार्य हर निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के द्वारा किया जाता है। उसके नीचे बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं जिन्हें BLO कहते हैं। ये BLO चुनाव वर्ष में नए मतदाताओं के पंजीकरण संबंधी जो आवेदन पत्र होते हैं उनको एकत्रित करते हैं और आगे की कार्यवाही के लिए निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रस्तुत करते हैं। इन BLOs के ऊपर एक निरीक्षण अधिकारी भी होता है और इनकी सहायता के लिए
राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त ब्लॉक लेवल एजेंट भी होते हैं। निर्वाचन सूची में पंजीकरण का कार्य ऑनलाइन भी होता है। फॉर्म नंबर 6 भर के आप वोटर बन सकते हैं, निर्वाचन सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। भारत की चुनाव प्रक्रिया में जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मुद्दा है, वो है मतदाता पहचान पत्र का। हर वोटर को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा एक पहचान पत्र निर्गत किया जाता है। इस पहचान पत्र पर उसकी फोटो होती है, उसका नाम होता है, उसके पिता का नाम होता है, जन्म तिथि, उम्र, लिंग, पता, ये सब उस पर अंकित होते हैं। वोटर जब वोट देने जाता है तो उसे अपना ये पहचान पत्र प्रस्तुत करना होता है। और ये पहचान पत्र इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है ताकि फर्जी वोट न पड़ सके, कोई व्यक्ति दूसरे के नाम पर वोट न डाल सके, वोट उसी के द्वारा डाला जाए जो वास्तविक मताधिकारी है। ऐसा करके चुनाव को निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। 1994-95 से ही पहचान पत्र की ये व्यवस्था चली आ रही है और चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि 100% मतदाताओं को ये पहचान पत्र प्रदान किया जा सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 100% मतदाताओं को पहचान पत्र नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि अंतिम समय में निर्वाचन सूची में बदलाव होते हैं और इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए कोई मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वोटर आईडी यदि नहीं बनी है मतदाता की, तो वो सरकार द्वारा जारी कोई भी कार्ड प्रस्तुत कर सकता है, पासपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, पैन कार्ड, पोस्ट ऑफिस या बैंक अकाउंट की पासबुक, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, विकलांगता प्रमाण पत्र और नरेगा के अंतर्गत जो जॉब कार्ड जारी किया जाता है, इनमें से किसी एक को अपनी पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और इस पहचान के आधार पर वोट डाल सकता है। इसके साथ साथ चुनाव का समय और कार्यक्रम क्या होगा, ये भी चुनाव से जुड़ा हुआ, चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक अहम प्रश्न है। तो भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल में होते हैं और अगर राष्ट्रपति के द्वारा समय से पहले लोकसभा भंग कर दी जाती है तो ये चुनाव 5 वर्ष से पहले भी हो सकते हैं। अब तक जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वो 1951 में, 1957 में, 62 में, 67 में, 71 में, 77 में, 84 में, 89 में, 91 में, 96, 97, 98, 99, 2004, 2009, 2014 और 2019 में संपन्न हुए हैं। जब कभी भी असामान्य स्थितियां होती हैं तो चुनाव आयोग की सलाह से भारतीय संसद संविधान में संशोधन करके नियमित चुनाव की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ सामान्य परिस्थितियों में होता है। सामान्य रूप में हर 5 वर्ष में प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव चुनाव आयोग के निर्देशन, नियंत्रण और निरीक्षण के अंतर्गत संपन्न कराए जाते हैं। चुनाव की प्रक्रिया का आरंभ कैसे होता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा संसदीय और विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है और जब चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देता है
उसके 1 सप्ताह के अंदर ही प्रत्याशियों को या उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। अगर उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के द्वारा समर्थित है तो उसके नामांकन के पक्ष में निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता के द्वारा उसका समर्थन किया जाता है कि ये उम्मीदवार इस निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा हो रहा है और हम इसकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। और कोई उम्मीदवार ऐसा है जो किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है, स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 10 मतदाताओं के द्वारा उसका समर्थन किया जाए। ऐसे मतदाता जो उसी निर्वाचन क्षेत्र के हों जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो नामांकन कर रहा है, वो उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा है। जब उम्मीदवारों के द्वारा दलीय आधार पर या स्वतंत्र रूप से नामांकन पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है, नामांकन भर दिया जाता है, तो नामांकन की अंतिम तिथि के बाद उनके आवेदन पत्रों का, नामांकन पत्रों का निरीक्षण किया जाता है। ये भी नियम है कि अगर किसी उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया और 2 दिन के भीतर उसका मन बनता है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो वो अपना नामांकन वापस ले सकता है। लेकिन 2 दिनों के भीतर ही वो नामांकन वापस ले सकता है, उसके बाद नहीं ले सकता। नामांकन हो जाता है, उम्मीदवार का समर्थन कर दिया जाता है मतदाताओं के द्वारा, उनके नामांकन पत्र की जांच कर ली जाती है। उसके बाद अगले 14 दिनों तक उन्हें चुनाव प्रचार की छूट दी जाती है। हर कैंडिडेट और उस कैंडिडेट से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं के मध्य प्रचार का कार्य करता है, जिससे मतदाता आकर्षित होकर उसके उम्मीदवार को वोट दे सके। मतदान होने के 48 घंटे पूर्व प्रचार कार्य बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मतदान का समय आता है। मतदान के लिए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, मतदान केंद्र बनाए जाते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा, और हर मतदाता निर्वाचन केंद्र में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट प्रदान करता है। आजकल ये वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से दिए जाते हैं, जिससे गणना में आसानी होती है। हालांकि ईवीएम को लेकर कई बार विपक्षी दलों के द्वारा आशंका व्यक्त की जाती है कि इसमें वोटों की हेराफेरी संभव हो पाती है। हालांकि निर्वाचन आयोग के द्वारा बार बार इस तरह के आरोपों को खारिज किया जाता रहा है। अब असली जब चुनाव का समय आता है तो उस समय चुनाव के लिए कार्मिकों की तैनाती की जाती है। मतदान की तिथि निश्चित हो जाती है कि किस निर्वाचन क्षेत्र में किस तिथि को मतदान होगा। तो संबंधित तिथि को उस जिले में मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्मिकों की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी के रूप में की जाती है। इस काम को सौंपने से पहले उनका प्रशिक्षण भी किया जाता है कि आपको कैसे कार्य करना है, ताकि स्वतंत्रता और निष्पक्षता पूर्वक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो सके। ये सारी बातें चुनाव आयोग के निरीक्षण और निर्देशन के अंतर्गत संपन्न होती है। ये मतदान की सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग के निरीक्षण में संपन्न होती है। अब चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यताएं क्या होंगी? कौन व्यक्ति लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या अन्य विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है? इसके लिए संविधान में उनके लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है।
लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता जरूरी है? कौन व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है इन चुनावों में? तो संविधान ये व्यवस्था करता है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो 25 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो, वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उसी राज्य का निवासी होना जरूरी होता है जिस राज्य की विधानसभा का वो चुनाव लड़ने जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में ये निवास की योग्यता अनिवार्य नहीं है। कोई भी कैंडिडेट देश के किसी भी भाग से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव जब वो लड़ने जा रहा है तो उसे उसी राज्य का निवासी होना जरूरी होता है जिस राज्य की विधानसभा का वो चुनाव लड़ने जा रहा है। अब कैंडिडेट को चुनाव के लिए नामांकन करना होता है अपनी उम्मीदवारी को जताने के लिए। इसके साथ साथ उसको कुछ धनराशि भी जमा करनी होती है जिसको जमानत राशि कहते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को आजकल 25,000 की धनराशि जमा करनी होती है, जबकि विधानसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को 10,000 की राशि जमा करनी होती है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार हैं उनको इसकी आधी धनराशि जमा करनी होती है, यानी लोकसभा के लिए अगर 25,000 रुपए है तो उन्हें 12,500 रुपए जमा करने होंगे, और अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 10,000 की धनराशि का आधा यानी 5,000 रुपए ही जमा करने की आवश्यकता होती है। और जब चुनाव हो जाता है, चुनाव आयोग ये देखता है कि अगर कैंडिडेट ने कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त कर लिया है तो चुनाव आयोग उसकी धनराशि को वापस कर देता है। हमारे यहाँ प्रतिनिधि सभाओं के जो चुनाव होते हैं उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। लोकसभा में 84 स्थान अनुसूचित जाति के लिए और 47 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऐसे ही विधानसभाओं के लिए भी उनके लिए स्थान आरक्षित है। संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया 1993 में, और इस संशोधन के माध्यम से जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायतें और नगर निगम, उनमें 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो ये उम्मीदवारों की योग्यता और आरक्षण से जुड़े मुद्दे हैं जो चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा एक मुद्दा आचार संहिता का भी है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की सहमति से एक आचार संहिता तैयार करता है जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि चुनाव प्रचार करते समय राजनीतिक दलों के द्वारा, उम्मीदवारों के द्वारा या आम जनता के द्वारा किन नियमों का पालन किया जाएगा ताकि चुनाव निष्पक्षता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, निश्चित समय के अंतर्गत और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। चुनाव आयोग ये भी देखता है कि सत्ताधारी दल के द्वारा सरकारी मशीनरी और सरकारी पद का दुरुपयोग
चुनावी लाभ के लिए न किया जा सके। इसके लिए खर्च की सीमा भी तय की गई है। समय समय पर उस सीमा में बदलाव होता रहा है। वर्तमान में कोई भी उम्मीदवार जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहा है, वैधानिक रूप से 70 लाख से ज्यादा धन चुनाव प्रचार में नहीं खर्च कर सकता। और जो छोटे राज्य हैं, वहां की विधानसभाओं के चुनाव में ये खर्च सीमा 28 लाख रुपए है। तो इन सबको मिलाकर एक आदर्श आचार संहिता तैयार करने का प्रयास किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए। हालांकि ये और बात है कि राजनीतिक दलों के द्वारा व्यवहार में इस संहिता का पालन किस सीमा तक किया जाता है। अब बात आती है मतपत्र और चुनाव चिन्ह से संबंधित, जो चुनाव प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। जब नामांकन पूरा हो जाता है, चुनाव की तिथि तय हो जाती है, मतदान केंद्रों की व्यवस्था हो जाती है, तो चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का एक मतपत्र तैयार करता है, जिसमें उस निर्वाचन क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनका नाम, उनकी फोटो, उनके दल का चुनाव चिन्ह अंकित होता है। चुनाव आयोग विभिन्न पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है, जिनमें राष्ट्रीय दल भी हैं और क्षेत्रीय दल यानी राज्य के दल भी हैं। चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवादी साम्यवादी दल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शामिल है। कोई दल राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्य होता है, ये जरूरी है राष्ट्रीय दलों के लिए कि कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से लोकसभा में 2% स्थान प्राप्त करें, या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में कम से कम 6% वैध मतों के साथ लोकसभा में 4 स्थान प्राप्त करें, या 4 राज्यों में राज्य दल या क्षेत्रीय दल के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त हो। इन शर्तों को जो भी राजनीतिक दल पूरा करेगा, उसे चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विकास किया गया है। चुनाव को सुगम, मतगणना को सुगम और त्वरित बनाने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का लाभ ये हुआ है कि इससे पेपर प्रिंटिंग में आने वाला खर्च कम होता है और वोटों की गणना जल्दी और आसान तरीके से हो जाती है। इस ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर किया है, और इस ईवीएम के माध्यम से मतदान कराने के लिए 1989 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया और धारा 61A में इसका प्रावधान। कई बार शिकायतें आती हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की वजह से वोट जिसे भी डाला जाए एक ही पार्टी को पड़ता है, सत्ताधारी पार्टी को पड़ता है। तो इन आशंकाओं को दूर करने के लिए 2013 से ईवीएम के साथ वीवीपैट भी जोड़ा गया है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये क्या है?
हर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ एक प्रिंटर जोड़ दिया जाता है। मतदाता जब वोट डालता है, उसका वोट जो ही कास्ट होता है तो प्रिंटर उसके वोट की पर्ची निकालकर बैलेट बॉक्स में डाल देता है और ये ड्रॉप बॉक्स सील बंद होता है। बाद में ईवीएम के मतों और इस पर्ची में, इस सील बंद डिब्बे में पड़े वोट पर्ची का मिलान किया जाता है और तब वैध मतों की गणना की जाती है। इसके साथ साथ नोटा को भी शामिल किया गया है हालिया वर्षों में। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के अनुसार, जिसके अनुसार मतदाता को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई मतदाता ऐसा समझता है कि उसकी पसंद का कोई भी उम्मीदवार उसके निर्वाचन क्षेत्र से नहीं खड़ा है जो उसकी आशाओं और आकांक्षाओं का समुचित प्रतिनिधित्व कर सके, उसके अनुरूप कार्य कर सके, तो उसे ये दर्ज करने का अधिकार मिलना चाहिए कि वो किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है। इसके लिए ईवीएम मशीन में जो लास्ट ऑप्शन है उसके रूप में नोटा को डाला गया है, नन ऑफ द एबव, यानी जो मतपत्र में अंकित उम्मीदवार हैं उनमें से हम किसी को भी पसंद नहीं करते। इस तरह से मतदाता अपना विरोध भी व्यक्त कर पाता है नोटा के माध्यम से। और ये व्यवस्था की गई 27 सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने, जब अपने निर्णय में ये कहा कि मतदाताओं को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि यदि वे किसी भी उम्मीदवार को अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं पाते हैं तो इस संबंध में भी वो अपना मत दर्ज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के अनुसार ही इस विकल्प को मतपत्र में शामिल किया गया। इस बारे में जो याचिका दाखिल की गई थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एनजीओ के द्वारा दाखिल की गई थी। वो एनजीओ थी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। मतदान की बात जहां तक है, हमारे देश में पोस्टल मतदान की व्यवस्था भी की गई है। कुछ सरकारी कार्मिकों को जो देश के बाहर नियुक्त हैं या जो सेना के अंग हैं या जिन्हें निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत नजरबंद किया गया है, जिन पर अपराधी होने की आशंका है लेकिन अभी उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी उन्हें नजरबंद किया गया है, तो ऐसे नजरबंद लोगों को भी पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो विकलांग लोग हैं या 80 वर्ष की उम्र से ऊपर के नागरिक हैं, उनको, उनकी पत्नियों को या पतियों को डाक के माध्यम से मत देने का अधिकार दिया गया है। इसे सर्विस वोट भी कहते हैं। चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा अहम प्रश्न निर्वाचन क्षेत्र का भी है कि निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया जाए और एक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाएं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की बात है, इनका चुनाव एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होता है, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाता है, कई सदस्य नहीं चुने जाते। लोकसभा के चुनाव में हम देखते हैं कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसी संख्या के अनुरूप पूरे देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। निर्वाचन क्षेत्र का दायरा क्या होगा
किस निर्वाचन क्षेत्र में कितनी भूमि और कितनी जनसंख्या शामिल होगी, इसका निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। और ये परिसीमन आयोग जब जब जनगणना होती है तब तब इन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। सामान्य रूप से विशेष परिस्थितियों में बीच में भी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण उसके द्वारा किया जा सकता है। अमूमन एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र ही हमारे देश में चुनाव के लिए बनाए गए हैं। अब कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, इसे कैसे निर्धारित किया जाएगा, यानी कितने वोटों को प्राप्त करने वाला कैंडिडेट विजयी घोषित किया जाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस संबंध में हमारे देश में सामान्य बहुमत की प्रणाली का अनुसरण किया गया है, यानी किसी भी कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए कुल वैध मतों का बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं मतदाताओं के, उसको ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। हालांकि आलोचकों के द्वारा इस व्यवस्था का विरोध भी किया जाता है कि इससे कई बार बहुत कम प्रतिशत में मतदाताओं का वोट प्राप्त करके भी एक राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा में या विधानसभा में बहुत सारी सीटें प्राप्त कर ली जाती हैं। तो जो मतदाता उस कैंडिडेट को वोट नहीं दिए थे, उनका वोट अनरिप्रेजेंटेड रह जाता है, उनके वोट का प्रतिनिधित्व, सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी इसी प्रणाली को स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक अपनाया जाता रहा है। जहां तक राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में उसी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है जो मतदाताओं का एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करता है। केवल बहुमत प्राप्त करना उसके लिए जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करना जरूरी नहीं है, बल्कि निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना जरूरी होता है, जिसको निर्वाचन कोटा कहते हैं। और ये निर्वाचन कोटा किसी कैंडिडेट को प्राप्त हो सके, इसके लिए ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया जाता है, संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसके अनुसार जिस कैंडिडेट को सबसे कम संख्या में मत प्राप्त होते हैं, उसके वोटों का ट्रांसफर बाकी कैंडिडेट्स के मध्य कर दिया जाता है, उम्मीदवारों के मध्य कर दिया जाता है, और फिर से मतगणना की जाती है। मतगणना में देखा जाता है कि किसी को निर्वाचन कोटा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी कैंडिडेट को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। ये दो तरह की प्रणालियां हैं जो चुनाव में विजयी होने के लिए अपनाई जाती हैं, कैंडिडेट की विजय घोषित करने के लिए अपनाई जाती है। सामान्य बहुमत प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसके लिए निर्वाचन कोटा की जरूरत होती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रपति के इलेक्शन में अपनाई जाती है, जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए सामान्य बहुमत प्रणाली को अपनाया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ मतदान गोपनीय तरीके से होता है। मत देने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई भी ये नहीं जान पाता कि किस मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। आप जब भी वोट देने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मतदान को गोपनीय बनाए रखने के लिए मतदान केंद्र पर समुचित व्यवस्था की जाती है चुनाव आयोग के निर्देशन में। ये थी चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं
और उससे जुड़े हुए कुछ अहम प्रश्न। अब हम देखेंगे कि भारत में चुनाव संबंधी बुराइयां क्या हैं और उन बुराइयों को दूर करने के लिए सुधार के क्या प्रयत्न किए गए। वैसे तो भारतीय लोकतंत्र में जो चुनावी व्यवस्था है वो दुनिया के अन्य विकासशील लोकतंत्रों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है। निष्पक्षता के पूरे प्रयास होते हैं, स्वतंत्रता के पूरे प्रयास होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बुराइयां यहां की चुनाव प्रक्रिया में भी दिखाई देती है। जैसे सत्ताधारी दल के द्वारा सत्ता का प्रयोग चुनावी लाभ के लिए किया जाता है। वैसे तो सभी देशों में सत्ताधारी दल के द्वारा कमोबेश रूप में इस प्रवृत्ति को अपनाया जाता है, लेकिन भारत में ये प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है कि सत्ताधारी दल सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार का कार्य करते हैं। वो दिखाते हैं सरकारी दौरा, लेकिन काम करते हैं चुनाव प्रचार का। पार्टी अभियान को अंजाम देते हैं सरकारी खर्च पर। चुनावी लाभ के लिए ही वो कभी ट्रांसफर की नीति का प्रयोग करते हैं, अपनी मनपसंद के अधिकारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त करते हैं, उनका स्थानांतरण करते हैं। तो इस तरह का लाभ उठाने की प्रवृत्ति उस दल में होती है जिसके हाथ में वर्तमान में सत्ता होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो। ये एक बुराई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करती है। दूसरी बुराई हम क्या देखते हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा अपने चुनाव अभियान में सीमित मात्रा में धन का प्रयोग न करके असीमित मात्रा में धन का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो कानून लोकसभा के चुनाव में एक कैंडिडेट को 70 लाख खर्च करने की इजाजत देता है। छोटी विधानसभाओं में 28 लाख खर्च किया जा सकता है, लेकिन कैंडिडेट्स इससे कहीं ज्यादा धन खर्च करते हैं। मकसद क्या होता है कि जिस किसी भी तरीके से हो सके मतदाताओं का वोट प्राप्त करके सत्ता में पहुंचा जाए। इसके लिए वो मतदाताओं को प्रलोभन भी देते हैं नाना तरीकों से, और जो मतदाता प्रलोभन में आ जाते हैं वो अपने वोट की कीमत न समझते हुए निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इससे चुनाव का परिणाम दुष्प्रभावित होता है। जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो वास्तव में जनता के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि प्रलोभन देकर उन्होंने वोट लिया, धन खर्च करके वोट लिया, और जब वो धन खर्च करते हैं तो सत्ता में पहुंचकर उस धन की भरपाई करने का उद्देश्य रखते हैं। इसके साथ साथ बाहुबल का प्रयोग भी किया जाता है। आप सुनते होंगे कि बाहुबल के द्वारा एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर ही कब्जा कर लिया, मत पेटिका ही उठाकर ले गए और अपनी इच्छा अनुसार उसमें वोट डाल दिए। तो ये भी एक बुराई है जो भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में देखने को मिलती है। एक और बुराई सामने आती है, वो है कि कई बार ऐसे उम्मीदवार भी खड़े हो जाते हैं जो सार्वजनिक जीवन के प्रति गंभीर नहीं होते, और इस बुराई को दूर करने के लिए जमानत राशि को दिनों दिन बढ़ाया गया है।
शुरू में पहले इलेक्शन में ये जमानत राशि 500 रुपए हुआ करती थी लोकसभा के इलेक्शन के लिए। तो कोई भी कैंडिडेट 500 रुपए का दांव लगा सकता था, उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो जाता था। तो उससे ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाती थी जो बहुत गंभीर नहीं होते थे, जो राजनीतिक पेशे के प्रति दिलचस्पी नहीं रखते थे। उसका खामियाजा बाद में राजनीतिक व्यवस्था को भुगतना पड़ता था, निर्वाचन आयोग को भुगतना पड़ता था। अब भी ये प्रवृत्ति पूरी तरह रुकी नहीं है, लेकिन काफी हद तक इस पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सका है जमानत राशि बढ़ाकर। एक और बुराई जो चुनाव से जुड़ी हुई है वो ये है कि चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में दल बदल की प्रवृत्ति देखी जाती है। सत्ता में शामिल होने के लिए, सरकार में शामिल होने के लिए वो उस दल का त्याग कर देते हैं जिस दल के टिकट पर वो चुनाव लड़े। उनकी निष्ठा बदल जाती है। चुनाव के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा गठबंधनों का भी निर्माण किया जाता है। चुनाव से पहले तो गठबंधन का निर्माण उचित है कि कई दल मिलकर आपस में साझा रणनीति के तहत ये तय करते हैं कि किस क्षेत्र से कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, और चुनाव में विजय के बाद सत्ता का उपभोग इन सभी दलों के द्वारा मिलकर किया जाएगा। ये प्रवृत्ति तो कुछ हद तक सही है, लेकिन चुनाव किसी और दल के टिकट पर लड़े और चुनाव हो जाने के बाद ऐसी स्थिति बने कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त ना हो, सरकार न बन पा रही हो, तो सरकार बनाने के लिए, सत्ता में शामिल होने के लिए वो चुनाव के बाद अपना एक गठबंधन बना लेते हैं। जैसा आपने देखा महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन बना, जबकि इन सब की विचारधाराएं एक दूसरे से भिन्न है। ये भी एक बुराई है जो भारत की चुनाव व्यवस्था में देखने को मिलती है, चुनाव प्रक्रिया को बाधित करती है। इसके अलावा चूंकि मीडिया चुनाव की प्रक्रिया में अहम हिस्सा लेती है, चुनाव आयोग भी इस बात की व्यवस्था करता है कि चुनावी प्रक्रिया का प्रसारण जनसंचार माध्यमों के द्वारा किया जाए। लेकिन जनसंचार माध्यम अपनी भूमिका से हट गए हैं। पेड न्यूज उनके द्वारा दी जाती है, यानी जिसके द्वारा पैसा दिया जाता है उसकी न्यूज को वो बढ़ा चढ़ाकर प्रकाशित करते हैं। येलो जर्नलिज्म का विकास हुआ है, जिसके तहत न्यूज गढ़ी जाती है, समाचार बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं, न कि वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो इससे चुनाव का पूरा चेहरा जो प्रस्तुत किया जाता है मीडिया के द्वारा, वो ही बदल जाता है। मतदाता गुमराह सा हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि हकीकत किस न्यूज में है, कौन सा चैनल, कौन सा अखबार विश्वसनीय है, जिसकी बातों पर भरोसा करके वो अपने सार्वजनिक जीवन के प्रति कृत्यों को, भूमिका को, सहभागिता को संपन्न कर सके। तो ये सारी बुराइयां भारत की चुनावी व्यवस्था में, चुनावी प्रक्रिया में देखने को मिलती है। बुराइयों को दूर करने के लिए आरंभ से ही प्रयत्न किए गए हैं, और इन प्रयत्नों के तहत ही विभिन्न संसदीय समितियों, मंत्रिमंडल की समितियों और विपक्षी दलों के द्वारा नियुक्त समितियों का गठन किया गया और इन समितियों के द्वारा कार्य किया गया। जैसे सबसे पहले 1972 में जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में
एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई जिसने चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कौन सी बुराइयां देखने को मिल रही हैं, इसको प्रकाश में लाने का कार्य इस कमेटी के द्वारा किया गया। इसी प्रकार 1974 में जयप्रकाश नारायण ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष की हैसियत से चुनाव सुधार के लिए न्यायाधीश वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जो तारकुंडे समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुनावी भ्रष्टाचार के कई रूपों को उजागर किया, जैसे धन और बाहुबल का प्रयोग, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और डाले गए वोटों और जीती गई सीटों के बीच असंगति या एक बड़ा गैप, जो आज भी बना हुआ है। आज भी ये बुराई बनी हुई है। 1977 में हम देखते हैं कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री चरण सिंह के नेतृत्व में चुनाव सुधारों पर एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त श्यामलाल शक्दर ने चुनावी खर्चों से लेकर मतदान केंद्र पर कब्जा करने जैसे मुद्दों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए। इसे बाद में माना गया और लागू किया गया, लेकिन उस समय इन सुधारों को लागू करने से पहले ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई, अपदस्थ हो गई। 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी के नेतृत्व में चुनाव सुधार के लिए एक और समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद में 4 नए विधेयक लाए गए, लेकिन विधेयक पास हो पाते उससे पहले ही सरकार गिर गई। 1996 में संयुक्त मोर्चा की जो गठबंधन सरकार बनी, उसको दूसरे जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम को पारित करने में सफलता मिली और इस अधिनियम में प्रावधान किया गया चुनाव सुधार की दिशा में एक प्रत्याशी एक बार में 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। जमानत राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 किया गया। तब उद्देश्य ये था कि संसद और विधानसभा के चुनाव में नामांकन करने वाले गैर गंभीर प्रत्याशियों पर रोक लगाई जा सकेगी। ये भी प्रावधान किया गया कि अगर एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है, उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, तो चुनाव की अधिसूचना रद्द नहीं की जाएगी, चुनाव उसी तिथि पर होगा। अगर मृत कैंडिडेट किसी राजनीतिक दल का है तो उस दल को यह अधिकार होगा कि वो 7 दिनों के भीतर कोई नया प्रत्याशी घोषित कर दे, नया उम्मीदवार उसके स्थान पर उसका नामांकन करा दे। लेकिन अगर मृत उम्मीदवार स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में खड़ा था तो फिर ऐसी प्रतिस्थानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी अधिनियम के माध्यम से चुनाव प्रचार की अवधि 21 दिन से घटाकर 14 दिन की कर दी गई। इन सारे प्रावधानों के माध्यम से इस संशोधन अधिनियम ने चुनाव की बुराइयों पर बहुत हद तक अंकुश लगाने की कोशिश की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसे निर्णय दिए जिन निर्णयों का मकसद चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाना था, चुनाव की बुराइयों को दूर करना था।